नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं, इसी खौफ में कश्मीर में जी रहे हैं हिंदू समुदाय के लोग। वे साफ कह रहे हैं कि मुझे यहां नहीं रहना। वास्तव में पीएम पैकेज योजना के तहत नौकरी करने कश्मीर गए हिंदू समुदाय के लोग संकट में फंस गए हैं। उनके सामने इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति बनी है। एक तरफ आतंकी खुलेआम ऑफिस में घुसकर हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने उन्हें सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों पर भेजकर चार दीवारी में बंद कर दिया। लेकिन वे खुद को इस माहौल में कैद जैसा महसूस कर रहे हैं। घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडितों की मांग है कि दरवाजे खोले जाएं और उन्हें जम्मू जाने दिया जाए। हिंदुओं का कहना है कि 1990 की तरह हालात फिर से दिख रहे हैं। कुछ पंडित परिवार घाटी से जम्मू लौट भी आए हैं। ऐसे में सरकार उनका ट्रांसफर कर अपने किए किराए पर पानी नहीं फेरना चाहती। अगर सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के करीब 6000 सरकारी कर्मचारियों को खुद घाटी से वापस भेज देती है तो ये आतंकियों के मंसूबों की जीत होगी। शायद यही वजह है कि सरकार ने इनकार कर दिया है। फिलहाल श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में तैनात कश्मीरी पंडितों का जिला मुख्यालय में ट्रांसफर या फिर समायोजन कर दिया गया। श्रीनगर स्थित चीफ एजुकेशन ऑफिसर की ओर से जारी एक पत्र में इसकी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा NSA अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह और सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख पंकज सिंह भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बीच उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया। कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। हाल ही में आतंकियों ने बैंक में घुसकर राजस्थान के रहने वाले एक बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले कुलगांव जिले के एक स्कूल में आतंकवादियों ने शिक्षक रजनी बाला को मार दिया था। आतंकियों की हिमाकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को लगभग 4 बजे जब गृह मंत्रालय में VVIP मीटिंग चल रही थी तो उसी दिन शाम होते होते आतंकियों ने एक बार फिर से कश्मीर में प्रवासी मजदूरों पर हमला कर दिया। शोपियां में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इसमें 2 मजदूर घायल हो गए। कश्मीरी पंडितों को आतंकी संगठनों की ओर से बार बार धमकियां मिल रही हैं। आतंकी संगठन कश्मीरी पंडितों को लगातार धमकियां दे रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द घाटी से चले जाना चाहिए। वहीं टारगेट किलिंग के बाद केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अमरनाथ यात्रा को संपन्न कराने की है। 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू कश्मीर की यात्रा पर होते हैं। इस दौरान उनकी सुरक्षा सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हाल में बढ़े आतंकी हमलों के बावजूद अमरनाथ यात्रा के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा और यात्रा पहले की तरह चलेगी। तो मुश्किल में कश्मीरी पंडित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। हालात जिस तरह के बन रहे हैं, खुद कश्मीरी पंडितों का कहना है कि यह हालात 1990 के दशक के याद दिलाते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरी चर्चा में। महेश वर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। गगन भगत, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे साथ जुड़े हैं। और रविंद्र पंडित, जो कि एक कश्मीरी पंडित हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। महेश वर्मा जी, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। 1990 जैसे हालात की दुहाई दे रहे हैं कश्मीरी पंडित, और उनको भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आएगी और जो वादे उनसे किए गए हैं सरकार के द्वारा वो पूरे होंगे। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक टेरर किलिंग की घटनाएं सामने आती गईं, एक बार फिर से इतिहास का वही पन्ना पलट गया जिसको बंद किया जा चुका था और लग रहा था कि एक नए कश्मीर का उदय होगा। वैसा कुछ दिखता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे महेश? जो आपकी चिंता है तो स्वाभाविक है। और अगर ये 1990 का एक माहौल तैयार किया जा रहा है जी, जिसके कत्लेआम करने वाले वही लोग हैं, परोक्ष रूप से आज वही लोग इसको समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म था उसका तो हमने तोड़ दिया कमर। कहीं फिदाइन हमला नहीं है,
कहीं सेना पे हमला नहीं है, कहीं कैंप पे हमला नहीं है। साल के 1400-1500 जो बम फटते थे, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो लग रहा है ये परोक्ष रूप से जो जिनकी छटपटाहट है, जिनकी राजनीतिक जमीन खिसकी है, या वो पंचायत चुनाव के बाद देखिए या धारा 370 के बाद देखिए, जो यहाँ एक डायनेस्टी थी, जो ये रूलर थे, इनकी कहीं न कहीं बौखलाहट जो है सामने आई है, और ये उसी का नतीजा है। कश्मीरी पंडित हमारे, लेकिन आप जिस तरह से कह वहां रहे हैं पे कि आतंकी के मंसूबों पर पानी फिर गया है, इस तरह की जब घटनाएं होंगी, कश्मीरी पंडित पलायन करने को मजबूर होंगे, तो आपको लगता नहीं कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं और आप कहीं ना कहीं बैकफुट पर खड़े नजर आ रहे हैं? देखिए, मेरी और बीजेपी की लड़ाई नहीं है, केंद्र सरकार की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। कश्मीर जो है हम सबके लिए जो है एक आन बान और शान है। हमारे तिरंगे की जो है एक पहचान यहाँ मिली, हमने बहुत बड़ी शहादत दी, यह हमारे पार्टी के लोगों ने दिया, हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता ने बलिदान किया। उस समय तो ना हमारे पास राज था, ना काज था, ना हम किसी तरह से उम्मीद रखते थे कि हम इस बलिदान से कोई कश्मीर में राज करने जा रहे हैं, इस देश में राज करने जा रहे हैं। लेकिन वादा तो आपकी पार्टी का ही था कि एक नए कश्मीर का उदय होगा, वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक बार फिर रक्त रंजित कश्मीर नजर आने लगा। देखिए, ये तो अगर आप कह रहे हैं, इस बात में कोई दोष नहीं है कि हिंसा हुई, हत्या हुई, और लगातार इन लोगों ने 2-3 हफ्ते में जिस तरह की चुनौती दी। लेकिन आप एक चीज और समझने की कोशिश करिए जी, कि या वो राहुल भट्ट का हत्यारा हो, या जो भी ये हत्या करके भाग रहे हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे हैं। हम इनको एलिमिनेट कर रहे हैं, हम इनको 2-3 दिन में जो है खोज के इनको ऊपर पहुंचा रहे हैं जी। तो इसमें कोई शक नहीं है। और इधर जो आतंकवादियों को हमने जो मारा है, वो भी संख्या आप देख लीजिए। और एक टाइम तो ये था कि एक आतंकवादी हमारे 6 सुरक्षा कर्मियों को मारता था। आज एक हमारा सुरक्षा कर्मी जो है कम से कम 32 आतंकवादियों को एलिमिनेट करता है। तो ये बड़ा अंतर जो है, अगर हम रख के बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उस चीज से तो बाहर निकले हैं। तो आपके इस बात से कश्मीरी पंडित जो हैं उनको भी तो अब लगना चाहिए कि हाँ, कहीं ना कहीं सुरक्षा का माहौल मिलेगा, और जो वादे आप कर रहे हैं, जो तस्वीर दिखा रहे हैं, उससे उनका कुछ फायदा होने वाला है। वो लगातार शिकार हो रहे हैं। रविंद्र पंडिता जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि उनका व्यू क्या। आ रहे हैं महेश वर्मा जी, रविंद्र पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, जो बातें यहाँ महेश वर्मा जी कह रहे हैं कि हालात पहले जैसे नहीं है, अब हालात बहुत सुधरे हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा संयम बरतना होगा। उनका जो वादा है नए कश्मीर के उदय का, वो जरूर पूरा होगा, थोड़ा संयम बरतना होगा। क्या कहना चाहेंगे? 32 साल से तो हम स्वयं ही बरत रहे हैं जी। अब 32 साल से अगर हम देखें क्या क्या हमने झेला है, क्या हुआ है, और हमने ही कुर्बानी फिर से दे दी। हम ही फिलहाल फिर से गए 2010 में जो पीएम पैकेज अनाउंस हुआ मनमोहन सिंह सरकार में, तो हमने अपने बच्चे तैयार किए, हमने उनको वहां पे भेजा। 2010 में हमारे बच्चों के साथ वादा किया गया था कि उनको एकोमोडेशन दी जाएगी वहां पे, और हम भी समझ रहे थे कि हमारी एग्जिस्टेंस वहां दिखे और हम सरकार की मदद करें वापस रिहेबिलिटेशन में। एक रिहेबिलिटेशन के लिए बड़ा अच्छा प्रोग्राम था ये। पर वहां आज 2010 से 2022 हुआ कि एक क्वार्टर में जो है 600 परिवार रह रहे। ये तो हुई एकोमोडेशन की बात। 2014 से तो वर्तमान सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो 8 साल में क्वार्टर नहीं बन पा रहे हैं हमारे लिए। ये एनकरेजमेंट, ये प्रायोरिटी है कि कश्मीरी पंडित को वापस बसाने की। 6000 पीएम पैकेज है इस टाइम, 6000 पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज जो है, अगर उनके साथ आप मात्र 2 पेरेंट यानी माँ बाप उनके और साथ में रखें, तो ये कुल मिला के नियावी लेके 4 का एक परिवार हुआ। तो ये कम से कम आपको 20,000 वहां पे कश्मीरी हिंदू दिखने को मिलते। और कश्मीरी पंडितों के द्वारा ही कश्मीर का सोल्यूशन थोड़ी कर्नाटक से बंदा आएगा जी उसके और वहां सोल्यूशन करेगा, जिसको वेशभूषा नहीं पता, जगराती नहीं पता, कल्चर नहीं पता, लैंग्वेज नहीं पता, खाने पीने का नहीं पता। तो कश्मीरी पंडित के थ्रू ये हो जाता वापस। हम नेशनलिस्ट फोर्सेस से एनकरेजमेंट के बजाय डिस्करेजमेंट होती जा रही है। अब अगर इन्होंने रणनीति बदली है, कुछ हवा तो बदली थी। ये जो वर्तमान एनडीए सरकार है, इन्होंने तो कठोर कदम लिए, हमारे लिए पोर्टल्स बनाए गए, संपत्तियां कहाँ कहाँ पे हमारी जो है छीनी गई है, कहाँ कब्जा हुआ है, कुछ अच्छे कदम तो उठाए। पर
अब उन्होंने भी तो रणनीति बदली ना, उनके आका जो बैठे हैं उस बार। ये 10 से 15% जो लोग हैं, इस बात को खूब समझिए आप, 10 से 15% ही है और ग्राउंड वर्कर्स मिला के, बाकी 85% सारे मुसलमान जो है, सारे कश्मीरी जो टेररिस्ट नहीं है। पर ये 10 से 15% जो है, ये भी अपनी स्ट्रेटजीज बदल रहे हैं। अब आज की तारीख में, कल या परसों की न्यूज है, मेरे पास भी खबर है अनौत के लिए, स्टिकी बॉम्ब आ गए जी। स्टिकी बॉम्ब यानी मैग्नेटिक बॉम्ब है, किसी गाड़ी में नीचे तल्ली में लगा दो, मैग्नेट से वो हो गया, कहीं से रिमोट कंट्रोल से उड़ा दो। टर्की के वर्तमान में क्या उम्मीदें क्या है? क्या करा, नहीं 10 सेकंड होती थी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने रणनीति बदल दी जी टेररिस्टों ने। इन्होंने टारगेटेड किलिंग करी, 1990 वाली हुई ना, वही वाली स्ट्रेटजी, किल 1 स्केयर 1000, एक को मारो 1000 को भगाओ। इन्होंने टारगेटेड किलिंग शुरू करी, एक न्यूसेंस क्रिएट किया। ये कोई वेल ऑर्गेनाइज तंजीम नहीं है, ये तो न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, और बहुत न्यूसेंस क्रिएट हुई इसमें। अब अगर हमारा बंदा मारा गया पीछे 15 दिन पहले राहुल भट्ट, हमने इसके लिए प्रोटेस्ट किए। 1967 के बाद पहली बार आपको कश्मीरी पंडितों का प्रोटेस्ट इतना ह्यूज दिखा। हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई, टीयर गैस चलाया गया। ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है? अब अगर राहुल भट्ट मर गया तो आप चुपचाप से दूसरे हिंदुओं को हेडक्वार्टर बुलाइए। आप एक एक करके पहले देख रहे हो यार, सिटिंग डक कैसे बैठे हैं वो, रजनी बाला को मारो जी, फिर जी विजय कुमार को मारो, बेचारा हनुमानगढ़ से। नहीं, उनका कहना यह भी है, महेश वर्मा कह रहे हैं कि हमने त्वरित कार्रवाई की और उसमें उसका नतीजा भी सामने आया। आतंकियों को हमने 2 दिन के अंदर ढूंढ कर मारा भी है। नहीं, देखिए, हमने 370A हटाया ना जी, 35 से हटाया जी। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी जीत है, नेशनल लेवल पर बहुत बड़ी जीत है, स्टेट लेवल पर इसका इम्प्लीकेशन नहीं दिख रहा है जी। अभी मैं नहीं हूं कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, पर जहां पे बात हकीकत की हो, बिल्कुल तीसरी बात करेंगे। क्या चीज है जी वहां पे? ब्यूरोक्रेट्स वही नहीं है, नीचे कोई फाइल चल रही है, नीचे कुछ दिख रहा है। अब 8 एम्स बनाने से, 20 ITI बनाने से कश्मीरी पंडित थोड़ी वापस जा रहा है, उसका उसके साथ क्या लिंक है? डेवलपमेंट करिए जी, बड़ी खुशी की बात है, दिख रहे हैं, टूरिस्ट भी जाने लगे। और जो ये 10 से 15% लोग हैं, ये नहीं चाहेंगे कि वहां पे अमन हो, ये करेंगे अफरा तफरी। हमारी इंटेलिजेंस। महेश वर्मा जी, सवाल यही है कि अगर आपने अपनी रणनीति बदली है तो उन्होंने भी अपनी रणनीति बदल दी, इसलिए हालात 1990 जैसे हो गए, जिसकी अभी कोई काट आपके पास नजर नहीं आ रही। बिल्कुल जी ना, वो तो पोस्टर जो है रविंद्र जी, कहने के लिए कोई भी लॉजिक दे दीजिए। हमारे ये जो रविंद्र पंडित जी जो बात कह रहे हैं, तो ये लोग तो यही चाह रहे हैं, या कहिए कि ये उसी तरह के कश्मीर चाह रहे हैं जिसमें जितने सेपरेटिस्ट लीडर होते थे उनके लिए एक पैकेज बनता था। हर साल वो करोड़ों रुपया लेते थे, एक बम फोड़ते थे और कहते थे कि भाई पाकिस्तान से बात करो। कोई एक कश्मीरी पंडित वहां जाके राजी नहीं था। इनके जितने वहां पे जमीन जायदाद थे सब उन्होंने कब्जा कर लिए। ठीक। अब इनके रिहेबिलिटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं साहब हमारे बस का नहीं है वहां जाना, हम तो नहीं जाएंगे। ठीक। तो अब इनकी वजह से तो ऐसा नहीं है ना कि हम कश्मीर जो है उनके भरोसे छोड़ देंगे। ठीक। जो हमारी वर्मा जी एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। मैं कश्मीर में रहता हूँ जी। हेलो जी बोलिए रविंद्र जी। पता नहीं जी इस पे क्या कर रहे हैं आपके कोऑर्डिनेटर लोग, कैसे चला रहे हैं। बोलिए रविंद्र जी, बोलिए, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। हाँ जी, सुनिए जी, मेरा बड़ा सीधा सा ये है पॉइंट है, कभी ये जोड़ते हैं कभी फिर ऑफ करते हैं आपके कोऑर्डिनेटर। देखिए ऐसा है जी, हम लोग अपने बलबूते पे कुर्बानी दे के वहां गए। क्या इनको पता है वर्मा जी को मैं क्या काम इस टाइम कर रहा हूँ? 5 साल से मैं LOC पे हूँ। डज ही नो दैट एज ए सिविलियन? मैंने गवर्नमेंट से असिस्टेंस नहीं ली, अपने आप जा रहा हूँ, क्योंकि जाना भी पड़ेगा जी। जब तक आप एग्जिस्टेंस नहीं दिखाओगे आप थोड़ी उनके हवाले करोगे। पर ये कह रहे हैं कि हम इनको दे रहे हैं जी, ये आप मना कर रहे हैं जी जाने। कौन सी चीज आपने दी? जो पैकेज अनाउंस हुई 2010 में वही तो चल रही है। ये वाजपेयी जी ने सोचा था और इम्प्लीमेंट इसको मनमोहन सरकार ने करा। हाँ, मनमोहन सरकार में ये आगे चल गया जी PM पैकेज की। चलिए गगन जी भी नहीं सर महेश जी एक मिनट सर, आपको देने थे क्वार्टर बना के। आप 8 साल से अभी टेंडरिंग कर रहे हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस। 4 जगह हमारे कैंप है, लुथनुसा में, शेखपुरा में, विष्णु में, काजीगुंड। आपको ये नाम भी नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी ने नया कुछ नहीं दिया, ये कहना चाहते हैं कश्मीरी पंडित। नहीं एक मिनट सुनिए, यही तो आपका कहना है कि जो 2010 में पैकेज था वही आप भी दे रहे हैं। सर आप मत बताइए ऐसे, आप मेरी बात पूरी सुनिए।
भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कदम ऐसे जबरदस्त उठाए कि अब हुर्रियत पुर्रियत कहीं नहीं है, कहीं पत्थरबाजी नहीं है, हवा बदली है। मेरा पॉइंट फिर सुनिए आप। कश्मीरी पंडितों को लेके मैं कह रहा हूँ, जो एक रिहेबिलिटेशन स्कीम एक दिख रही थी प्रॉपर, उसको आप प्रॉपरली एनकरेज करिए। ठीक, वहां पे आप भेड़ बकरी वो बात महेश वर्मा जी भी वही बात कर रहे हैं। महेश वर्मा जी भी वही बात कर रहे हैं। उन्होंने वही समझाने की कोशिश की है कि वैसी परिस्थितियां नहीं है और बाकी परिस्थितियों को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा और उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, गगन भगत जी भी हमारे साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर। गगन जी, आपका स्टैंड क्या है आज कश्मीरी पंडितों को लेकर? जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, क्या ये उचित है? क्या नहीं लगता कि आपको भी सपोर्ट में यहाँ पर खड़ा होना चाहिए कश्मीरी पंडितों के साथ? जी, मैं भी भाजपा के जो कश्मीरी पंडित समाज से आते हैं और उनकी बातों से जो दुख झलक रहा था, वाकई आज आप ये देख लीजिए किस पीड़ा से जो है कश्मीर गुजर रहा है और बहुत शर्म की बात है। नहीं, किसकी पीड़ा की बात कर रहे हैं हम? आज कल शाम को जब गृह मंत्री एक मीटिंग लेते हैं, वहां पर एनएसए और जितने भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के चीफ बैठे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, आप किसकी पीड़ा की बात कर रहे हैं? कश्मीर की पीड़ा की बात कर रहे हैं और कश्मीरी पंडितों की पीड़ा की बात नहीं कर रहे हैं ना? उनकी बात कर रहे हैं। किसकी पीड़ा की बात? रविंदर जी ने जो बात की, उनकी बातों के बारे में बोल रहा हूँ कि पीड़ा सुनिए उनकी बातों में। आज कश्मीरी पंडित समाज के वो व्यक्ति हैं किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। भाजपा के 2022 तक हम कश्मीरी पंडित भाइयों को वापस दिखाएंगे। आज आपके ये शब्द हैं, इससे पहले कब ये शब्द सुनने को मिले? ये दूसरी बार पलायन हो रहा है। 1990 में तब भी केंद्र में वीपी सिंह सरकार थी भाजपा के समर्थन से, और आज भी केंद्र में भाजपा सरकार है। तो आप किसके पक्ष में खड़े थे उस समय? उस समय हम कश्मीरी पंडित भाइयों के पक्ष में खड़े थे। आज ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दोहरी नीतियां जो होती है ना सियासत में, वो निश्चित तौर पर बहुत सारे संघर्ष बढ़ा देती है आगे चल के। सरकार से 2 कदम आगे। और ये जिस तरह के बयान आपके आज आ रहे हैं, पहले इस तरह के बयान नहीं होते थे। सियासत चमकाने के लिए सत्ताधारी दल कश्मीर में लगातार सियासत करते रहे और जिस तरह की सियासत कश्मीर में देखने को मिली है, आज भले ही कश्मीरी पंडितों को हितैषी आप बनते नजर आ रहे हो, लेकिन उस वक्त अलगाववादी नेताओं के साथ खड़े हुए नजर आते थे। सुनने के लिए बुलाया, सुनाने के लिए बुलाया। अगर बोलने की इजाजत है तो बोलूं मैं? यस, आप सुना दीजिए, आप बोल लीजिए, मैं सुन लेता हूँ। ठीक है, ठीक है गगन जी, हम आपकी बात सुनते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आपको किस बात के लिए नहीं बोलने दिया जा रहा? जब आपको बोलना चाहिए और जिन मुद्दों पर बोलना चाहिए उस पर आप चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर आपको आवाज नहीं उठानी चाहिए, आपको लगता है कि वहां के हालात नहीं सुधर रहे हैं, तो वो भी अपना पक्ष आप रख सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं कहना ये चाहता हूं, आज भाजपा की जो पॉलिटिकल विल है, जो कश्मीर मसला सुलझाने के लिए भाजपा की जो पॉलिटिकल विल है, वो इस बात से पता लगता है। जब कश्मीर रक्त रंजित हो रहा था, वहां लगातार मौतें हो रही थी, आतंकवादियों किसकी वजह से हो रही थी? हुआ था, तब गृह मंत्री किसकी वजह से हो रही थी? एक फिल्म की प्रमोशन कर रहे थे, एक फिल्म की प्रमोशन कर रहे थे। और 1990 के दशक में जब हो रहा था रक्त रंजित, तब किसकी वजह से हो रहा था? अगर फिल्म से पहले हो रहा था तो किसकी वजह से हो रहा था? सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए। 5 मिनट बोलने देंगे या बीच में टोकेंगे? हाँ, तो बताइए, सवाल का जवाब दीजिए ना। एक फिल्म के प्रमोशन से सारी चीजें हो गई। मुझे कुछ बोलने देंगे? यहाँ जब भाजपा प्रवक्ता बोलता है तो आप बोलते नहीं हो बीच में। मैं तो सवाल का सही जवाब दीजिए ना। नहीं, किस प्रकार का आप ये डिबेट चलवा रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ किसकी वजह से रक्त रंजित हो रहा है? आप बीच बीच में आप टोक रहे हैं मुझे। अरे सर, तो सही सवाल का जवाब तो दीजिए। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे बात तो रखनी दीजिए अपनी। चलिए बोलिए। टोकेंगे तो मैं बात कैसे रख सकूंगा अपनी? ठीक है, रखिए, बोलिए। 1990 की अगर बात करेंगे ना, तो मैं बताना चाहता हूँ तब भी केंद्र में भाजपा सरकार थी और आज भी भाजपा सरकार बैठी हुई है। ठीक है। आज यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है मिलिटेंट की, पाकिस्तान की, वो भाजपा के जितने भी तंत्र है उससे कई गुना आगे है। ये उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक। आज भाजपा कहती पत्थरबाजी बंद हो गई, गोलियां शुरू हो गई, टारगेटेड किलिंग शुरू हो गई। उनका साथ कौन दे रहा है? यही तो मैं पूछ रहा था। कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है कि भाई तुम बैठो, तुम मरो, हम
हम तब तक ऐसा इतिहास में कौन सा पन्ना है जिसमें भारतीय जनता पार्टी आतंकियों के साथ खड़ी नजर आ रही थी आपको? आप ये बताइए ना, पूरा इतिहास देखिए, कौन अलगाववादी गुट के जो नेता खड़े हुए थे, आप कहां खड़े थे उस समय? हमले हुए हैं वो भाजपा की सरपरस्ती में हुए हैं। जितने भी कांड हुए, हत्याकांड हुए हैं, वो भाजपा की सरकार थी। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। और आतंकवादी गुटों के साथ कौन खड़ा था? कौन कंधार, मेहमान आतंकी शब्द का इस्तेमाल कौन करता था? कंधार जो है वहां पर कौन आतंकवादी को छोड़ने गया था? कौन नवाज शरीफ पर बिरयानी खा रहा था? कश्मीर में आतंकवाद को पनाह देने वाले लोग कौन थे? ये बेसिक पैर के बात करें, ये तो किसके साथ गठबंधन हुआ आपका? वाजपेयी जी जाकर कहां पर हुर्रियत के लीडर से मिलते थे, वो भी बात करिए ना। भाजपा का पीडीपी से गठबंधन हुआ था, तब अच्छा लगती थी महबूब जी आपको, आज बुरी लगने लग गई। तब केंद्र में जब वाजपेयी की सरकार, ये कौन सा, ये लॉजिकल जवाब है आपका कि भाजपा की सरकार थी तो भाजपा की सरकार की वजह से आतंकवाद बढ़ा? ये बताइए ना कि वहां पर जो गुटबाजी होती थी, जो आतंक को पनाह दी जाती थी, वो कौन लोग करते थे? उसका जवाब दीजिए ना। आप किस तरफ खड़े नजर आते थे? आतंकियों के जनाजे में जाया जाता था, आतंकियों को घर में छुपा के रखा जाता था, कौन थे जो सपोर्ट करते थे? कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं, कई हमारे विधायक, कई मंत्री मारे गए हैं। महेश वर्मा जी, मारे गए। इन आरोपों का जवाब चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप रिकॉर्ड देखिए क्या हुआ। हमें जो है भाजपा जो है कि आज जो कश्मीर की स्थिति और परिस्थिति का जो निर्माण किया जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है रविंदर जी? सवाल है कि हम तो 2017 के बाद जो है बड़े इनिशिएशन लिए, जब महबूबा के साथ हमारा गठबंधन खत्म हुआ, तो महज जो है आप ये कह सकते हैं कि 70 साल का जो ये कोड था या 70 साल का जो बोझ था, वो हम इस 5 साल में कहीं उसको रफ्तार देने की कोशिश की है, पहली बात। दूसरी बात यह है साहब कि आज के डेट में ये वहां 5% बनाम 95% की लड़ाई है। 95% वो लोग हैं जो वहां अमन और शांति चाहते हैं, और 5% वो है जो आप पाकिस्तान की तरह आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पंचायत चुनाव में उनकी बुरी तरह से हार हुई है। ठीक। और भाजपा ने वहां अपनी पैठ बनाई है, वहां अपनी जड़ जमाई है, जहां पे ऑलरेडी मुस्लिम कश्मीरी है, और जो हार्टलैंड की राज्यों में पोलिंग परसेंटेज भी हमने पंचायत चुनाव में जीती है। अब ये जो इनको कहीं ना कहीं कश्मीर जो है हमारे हाथ से निकलना जाए, हमारी जो डायनेस्टी है, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि कश्मीर उनके हाथ से जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जब आतंकवाद की बात आती थी तो गिलानी साहब अक्सर कुछ न कुछ ऐसा जरूर कहा करते थे, कश्मीरी आतंकियों का समर्थन करना चाहिए, इस तरह के बयान सामने आते थे। हालांकि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उस वक्त जो आतंकियों का समर्थन करते थे वो कौन लोग थे? कम से कम वैसी स्थितियां आज के दौर में नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया गया है। निश्चित तौर पर नए कश्मीर का उदय ज़रूर होगा, और कश्मीरी पंडितों की जो उम्मीदें हैं भारत सरकार से, वो भी पूरी होती नजर आएंगी। हाई लेवल बैठक का दौर चल चुका है, उसमें किस तरह की रणनीति बनाई गई और भविष्य में किस तरह के संकेत मिलेंगे, इस पर भी सबकी नज़र बनी रहेगी। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ।